नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकोस। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है यूक्रेन युद्ध से। तो वो खबर अभी मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ इस पूरे इवेंट का पूरा बैकग्राउंड बताऊंगा। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि ये यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले रूस का बहुत बड़ा खौफ हुआ करता था पूरे के पूरे यूरोप और पूरे के पूरे अमेरिका में। तो पूरे के पूरे यूरोपीय देश और अमेरिका यही सोचते थे कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी कौन टांगेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि अमेरिका कभी भी खुद से युद्ध नहीं लड़ना चाहता और अमेरिका को हमेशा से तलाश रहती है किसी दूसरे देश के मूर्ख प्रधानमंत्री, मूर्ख राष्ट्रपति या किसी भी मूर्ख राष्ट्राध्यक्ष की। तो ऐसे में अमेरिका को मिल गए वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति, जो कि एक पूर्व कॉमेडियन है और जैसा कि न्यूज़ में आता रहता है वो काफ़ी भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं। तो यूक्रेन की तो लंका इन्होंने लगवा दी अमेरिका और यूरोपीय देशों के भरोसे रूस से झगड़ा मोल करके। लेकिन एनीवे अमेरिका को सपोर्ट तो करना पड़ रहा है। तो शुरू में अमेरिका एकदम छोटे हथियार दे रहा था कि भाई अगर बड़े हथियार देंगे तो उस समय रूस का एक खौफ हुआ करता था कि रूस कहीं परमाणु हमला न कर दे या फिर रूस दूसरे देशों पर मिसाइल हमले करके उन्हें भी इन्वॉल्व ना कर ले। तो शुरू में अमेरिका और यूरोपीय देश जो भी हथियार दे रहे थे वो डिफेंसिव इन नेचर था और काफ़ी छोटे हथियार थे, लेकिन इफेक्टिव हथियार थे, जैसे कि जेवलिन और स्टिंगर मिसाइल। इसके अलावा स्मॉल आर्म्स की पूरी भरमार यूक्रेन को दी जा रही थी। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो कि सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में यही थी कि देखो भाई, युद्ध में हम लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन अगर तुम कहीं पे हमला करोगे तो अपोजिंग पार्टी को हम लोग डिफेंसिव नेचर के हथियार प्रोवाइड करते रहेंगे। और ऐसा वियतनाम युद्ध में भी देखा गया था, जब सोवियत यूनियन ने जम करके वियतनाम को एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड किए थे, उससे सैकड़ों अमेरिकी विमानों को मार गिराया गया था और अमेरिका को भारी नुकसान हुआ था। तो उसी तरह की टैक्टिक अभी अमेरिका अपना रहा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ है कि जो रेड लाइन जो एक माना जाता था कि बड़े हथियार अगर हम लोग दे देंगे तो वैसे में क्या होगा कि रूस का रेड लाइन क्रॉस हो जाएगा और रूस बड़ा हमला कर देगा हमारे ऊपर भी। लेकिन धीरे धीरे ये जो रेड लाइन था, जैसे जैसे रूस कमज़ोर होता गया और अमेरिका को समझ में आ गया कि रूस ऐसा कुछ करेगा नहीं, तो फिर हाइमार्स जैसे हथियार देना शुरू कर दिया। वो थोड़े से बड़े होते थे लेकिन उसकी रेंज उतनी ज़्यादा नहीं होती थी। उसके बाद कुछ दिन जब हाइमार्स का यूज़ होने लगा, उसके बाद पता चला कि ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल दे दी जिसकी रेंज 500-500 किलोमीटर तक की होती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका ने ऐसे बड़े हथियार अभी तक नहीं दिए हैं। अमेरिका इतना बेवकूफ़ नहीं है। मैंने जैसा कि शुरू में ही आपको कहा, अमेरिका को दूसरे देश जिनका राष्ट्राध्यक्ष बिल्कुल बेवकूफ़ किस्म का होता है, वैसे देशों की तलाश रहती है। तो आपको याद होगा कि युद्ध के शुरुआत में कुछ छोटे यूरोपीय देश कह रहे थे कि हम लोग फाइटर जेट देंगे। तो अमेरिका कह रहा था तुम दो, लेकिन हम लोग उसको वैलिडेट नहीं करेंगे, हम लोग परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि अमेरिका को भी डर था इस बात का। लेकिन ओवर द टाइम समझ में जब जैसे जैसे अमेरिका को आ गया कि रूस ऐसा कोई बड़ा एक्शन अमेरिका के अगेंस्ट में नहीं लेगा, क्योंकि रूस की इकोनॉमी ऑलरेडी थोड़ी पतली हो चुकी है। तो ये जो छोटे छोटे देश थे जो कि कूद रहे थे कि भाई हम लोग F-16 दे देंगे, तो उसके लिए अमेरिका की परमिशन आवश्यक है, क्योंकि F-16 अमेरिका ही बनाता है। तो आज की न्यूज़ ये है कि अमेरिका को ऐसे बेवकूफ़ राष्ट्राध्यक्ष जो कि डेनमार्क और नीदरलैंड के हैं वो मिल चुके हैं। ऐसा बेवकूफ़ देश मिल चुका है और अमेरिका ने कहा ठीक है भाई, हम लोग परमिशन दे देते हैं, जाओ तुम लोग F-16 दे आओ। अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ज़ेलेंस्की ने ये जो भीख मिली है उस भीख का स्वागत किया है। अब आप अपने स्क्रीन पर मैप देखिए। ये जो नीदरलैंड और डेनमार्क है ये रूस से सटे हुए हैं। बाल्टिक सी के थ्रू अगर रूस चाहे तो इन देशों पर करारा हमला कर सकता है। हालांकि ये दोनों देश नेटो के मेंबर देश हैं और इन्हें प्रोटेक्शन शील्ड हासिल है नेटो की, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को ताक पर रख दिया है। क्योंकि देखिए, रशिया का मूड कब ख़राब हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता है कि अगर रूस ने एक आध बम चला दिए तो नेटो फिर से जाएगा रूस पर हमला करने। इसका कारण यह है कि अगर प्रेसिडेंट पुतिन का दिमाग फिरा, अगर उन्होंने न्यूक्लियर बम पे हाथ रख दिया, तो किसी देश की हिम्मत नहीं होगी कि जाकर के छूने जाए रूस को। बेसिकली इसका मतलब यही है कि रूस का खौफ यूरोपीय देशों में ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि रूस को हल्के में लेना, क्योंकि रूस के पास आज के डेट में दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक पाइल है न्यूक्लियर वेपन्स का। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब जिसका नाम सार बॉम्बा है वो है रूस के पास। दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु मिसाइलें हैं जो कि किसी भी रेंज पर पूरी दुनिया में कहीं भी हमला कर सकती हैं।
ऐसे में अगर रूस का सच में दिमाग फिरा तो मैं बता दे रहा हूँ, नेटो की जब हमला करने की बारी आएगी तो सारे नेटो देश अपने हाथ वापस खींच लेंगे और बोलेंगे भाई तुम खुद से संभाल लो। ऐसा होगा, मैं बता रहा हूँ। ऑल्दो दोनों देश एक मेंटेन करते हैं कि भाई इस रेड लाइन को क्रॉस ना हो और ऐसी नौबत ना आए, लेकिन अगर ये देश पूरी दुनिया को, ये जो दो देश हैं पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इशू होने वाला है। हालांकि ऐसा बार बार देखा जा रहा है कि जब भी अमेरिका यूक्रेन को हथियार पकड़ा रहा है तो ऐसी कई सारी मीडिया में न्यूज़ आ रही है कि हमेशा अमेरिका ऐसा कह दे रहा है कि देखिए ये जो आपको हथियार दिया जा रहा है ये एक्सक्लूसिवली आपके सेल्फ डिफेंस के लिए, आपको रूस की ज़मीन पर हमला नहीं करना है। और शायद यही कारण है कि रूस के भीतर जितने भी हमले हो रहे हैं वो यूक्रेन अपने इम्प्रोवाइज्ड ड्रोन से कर रहा है। वो अमेरिकी किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रहा है रूस के भीतर हमले करने के लिए। और मोस्ट लाइकली ये जो कम्युनिकेशन है ये रूस को भी दे दिया जाता है ताकि पूरी दुनिया को किसी प्रकार का खतरा ना हो और एक इक्विलिब्रियम बना रहे। तो यही है अमेरिका और सोवियत यूनियन की ट्रेडिशनल कोल्ड वॉर वाली रणनीति, जिसके तहत ये देश खुद नहीं लड़ते हैं, दूसरे को लड़वाते हैं और ऐसे ही डेनमार्क और नीदरलैंड जैसे देशों को आगे करके फंसवाने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर नेटो में इतनी ही यूनिटी होती तो अमेरिका खुद दे देता F-16, क्या जा रहा था। डेनमार्क दे या अमेरिका दे, बात तो एक ही पड़ने वाली है क्योंकि नेटो तो पूरा का पूरा एक है। लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा पेंच को समझिए, डेनमार्क और नीदरलैंड को फंसाया जा रहा है क्योंकि इन केस अगर रूस का दिमाग फिरा और इन देशों पे हमला कर दिया तो नेटो हाथ खड़ा कर देगा। ऐसा होगा, मैं बता रहा हूँ। कारण स्पष्ट है कि ये सिर्फ दो ही देश क्यों फंस रहे हैं। अगर फाइटर जेट देना ही है तो सारे के सारे देश मिल करके दे, फिर इसमें प्रॉक्सी की क्या आवश्यकता आन पड़ी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ऐसे भी मान लीजिए F-16 मिल भी गया तो रूस के पास S-400 है, मुझे नहीं लगता है कि ये ज़्यादा दूर तक ऑपरेट कर पाएंगे। देखिए F-16 की जो कॉम्बैट रेडियस है वो लगभग 500 to 550 किलोमीटर्स की है, यानी 550 किलोमीटर तक ये जा सकता है, युद्ध करके वहाँ से लौट सकता है। लेकिन इसमें कैच है कि ये हाई एल्टीट्यूड पर अगर उड़ते हुए जाएगा तो, लेकिन S-400 के कारण ये हाई एल्टीट्यूड पर किसी भी कीमत पर नहीं उड़ पाएगा, इसको लो एल्टीट्यूड मेंटेन करना होगा। ऐसे में कॉम्बैट रेडियस घट करके 250-300 किलोमीटर की ही रह जाएगी। इसका मतलब ये बहुत ही अनलाइकली है कि रूस के भीतर किसी प्रकार का डीप स्ट्राइक ये एयरक्राफ्ट कर पाएगा और अल्टीमेटली इसका जो भी इस्तेमाल होगा ये सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए ही होगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।